नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय के गहराइयों में उतर रहे हैं जो शायद हमारी अपनी पहचान, हमारी सभ्यता, यहाँ तक कि हमारे होने के एहसास पर ही सवालिया निशान लगा दे। नमस्कार। ये वो बातें हैं जो आमतौर पर सोची नहीं जाती। बिल्कुल। आज की हमारी चर्चा का आधार है एक खास स्रोत जिसका शीर्षक है एलियन सत्य, सभ्यता का भ्रम। और ये स्रोत एलियंस को दूर आसमान के अजनबी नहीं मानता। तो क्या मानता है? बल्कि एक ऐसे आईने की तरह देखता है जिसमें हमें अपनी हकीकत के कुछ बेहद असहज, शायद डरावने अक्स दिख सकते हैं। हाँ, और देखिए, हमारा मकसद यहाँ किसी नतीजे पर पहुँचना या किसी सिद्धांत को सही या गलत साबित करना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस इस स्रोत में पेश किए गए विचारों को, उसके तर्कों और उसकी मिसालों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सही कहा। जैसा कि स्रोत खुद ही कहता है, तुम सोचते हो एलियंस एक रहस्य है, पर तुम गलत हो। एलियंस एक आईना है जो तुम्हारी रूह के सबसे अंधेरे कोने को दिखाता है। तो चलिए इसी आईने में झांकने की कोशिश करते हैं। तो इस स्रोत का सबसे पहला और बुनियादी दावा है सभ्यता का भ्रम। ये विचार ही अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। सभ्यता का भ्रम? हाँ, स्रोत सीधे सीधे ये सवाल खड़ा करता है कि जिसे हम मानव सभ्यता कहते हैं, हमारी सारी तरक्की, हमारी उपलब्धियां, क्या ये वाकई हमारी अपनी है? मतलब हमारी नहीं है? या फिर ये किसी बाहरी उच्चतर शक्ति का रचा हुआ एक जाल है, एक डिजाइन है? मतलब जैसे हम अपनी बनाई इमारतों, अपनी तकनीक, अपने समाज पर गर्व करते हैं, स्रोत कह रहा है कि शायद ये सब हमारा अपना किया धरा है ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा दावा है। स्रोत इसे समझाने के लिए क्या तर्क देता है? यहाँ एक बहुत शक्तिशाली तुलना की गई है, मानव सभ्यता की तुलना एक चींटी कॉलोनी से। सोचिए, चींटियां कितनी व्यवस्थित होती हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। अपना घर बनाती हैं, खाना जमा करती हैं। उनके अपने रास्ते, अपने नियम होते हैं। वे पूरी तरह से अपनी दुनिया में मग्न रहती हैं। एक पूरा समाज होता है उनका अपने आप में पूर्ण। सही बात है। लेकिन उनके ठीक ऊपर खड़ा एक इंसान या कोई बच्चा भी उस पूरी कॉलोनी को एक नजर में देख सकता है। हाँ। वो चाहे तो उनके रास्ते बदल दे, उनके घर पर पानी डाल दे, या बस बैठकर उनके काम को देखता रहे। चींटियों को शायद इसका एहसास तक ना हो कि कोई इतनी बड़ी शक्ति उन्हें देख रही है या उनके साथ कुछ कर सकती है। समझ गई। तो स्रोत ये कह रहा है कि क्या एलियंस के लिए हम इंसान भी बस चींटियों जैसे हैं? हमारी ये बड़ी बड़ी इमारतें, हमारी ये जटिल समाज, हमारी ये वैज्ञानिक खोजें, क्या ये सब उनके लिए चींटियों के बनाए मिट्टी के ढेर जैसा ही कुछ है? हाँ, एक प्रयोग जिसे वो दूर से देख रहे? ठीक यही सवाल स्रोत उठाता है। क्या हमारी महान उपलब्धियां उनके लिए महज खिलौने हैं? क्या हमारा पूरा इतिहास उनके मनोरंजन का साधन है? इस विचार को और पुख्ता करने के लिए स्रोत कुछ वैज्ञानिक तथ्यों का भी सहारा लेता है। जैसे नासा हमें बताता है कि हमारा देखने लायक ब्रह्मांड यानी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स करीब 93 अरब प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है। ये इतनी विशाल दूरी है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, 93 अरब प्रकाश वर्ष, और इसके पार क्या है वो तो हम जानते ही नहीं। एक सीमा है हमारी जानकारी की जिसे कॉस्मिक होराइजन कहते हैं, है ना, जिसके आगे हम देख ही नहीं सकते। बिल्कुल। अब फिर से उस चींटी कॉलोनी के बारे में सोचिए। क्या वो चींटियां अपने छोटे से दायरे के बाहर मौजूद विशाल ग्रह, सौरमंडल या आकाशगंगा को समझ सकती हैं? शायद नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत का तर्क है कि इंसान भी अपनी समझ के दायरे में ठीक वैसे ही सीमित हैं। हम अपनी 3D स्पेस और समय की धारा में बंधे हैं और हमें लगता है यही पूरी हकीकत है। और एलियंस? स्रोत के अनुसार उनका नजरिया क्या है? स्रोत कहता है कि वो हमें शायद वैसे ही देखते हैं जैसे हम कीड़ों मकोड़ों को देखते हैं, तुच्छ, सीमित और शायद आसानी से नियंत्रित किए जा सकने वाले जीव। कीड़ों की तरह? हाँ, हमारी पूरी सभ्यता उनके लिए बस एक छोटा सा जैविक प्रयोग हो सकती है। ये सोच ही हमारी जड़ों को हिला देती है। वाकई, अगर हमारी सभ्यता ही एक भ्रम हो सकती है तो इसका असर हमारी व्यक्तिगत सोच और भावनाओं पर कैसे पड़ता है? यहीं से स्रोत हमें अगले और शायद और भी ज्यादा परेशान करने वाले मुद्दे पर ले जाता है, मन का हेरफेर। हाँ, ये हिस्सा और भी गहरा उतरता है। ये पूछता है कि हमारी विचार, हमारी भावनाएं, हमारे गहरे विश्वास, क्या ये सच में हमारे अपने हैं? हमारे अपने नहीं? या फिर ये भी किसी बाहरी शक्ति द्वारा प्रोग्राम किए गए हैं? ये तो स्वतंत्रता की पूरी धारणा पर ही सवाल उठाता है।
स्रोत इसे कैसे समझाता है? क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार देने की कोशिश की गई है? स्रोत इशारा करता है कि विज्ञान मानता है कि हमारा मस्तिष्क मूल रूप से एक जटिल विद्युत रासायनिक मशीन है ना? ये सिग्नल्स पर काम करता है, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, पैटर्न होते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोत सवाल करता है, ये फ्रीक्वेंसी सेट किसने की? ये पैटर्न बनाए किसने? क्या ये संभव है कि हमारी चेतना का मूल स्रोत ही बाहरी हो? मतलब जैसे हम किसी रेडियो को एक खास फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं, क्या वैसे ही हमारी चेतना को किसी एलियन शक्ति ने ट्यून कर दिया है? स्रोत कुछ ऐसी ही संभावना जताता है। वो कहता है, सोचिए, हमारे डर, हमारी उम्मीदें, हमारे प्यार करने के तरीके, यहाँ तक कि ईश्वर की अवधारणा या नास्तिकता का विचार, हाँ, क्या ये सब कुछ एक बहुत बड़े अदृश्य मनोवैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा हो सकता है? क्या एलियन चेतना ने हमारे दिमाग में ये सब पहले से डाल दिया हो? इस दावे के समर्थन में स्रोत क्या कहता है? कुछ है? इसमें न्यूरोसाइंस यानी तंत्रिका विज्ञान का जिक्र आता है। स्रोत दावा करता है, हालांकि ये वैज्ञानिक आम सहमति नहीं है, कि हमारा मस्तिष्क ब्रह्मांड की वास्तविकता का केवल 5% ही समझ पाता है। सिर्फ 5%? हाँ, बाकी 95% हिस्सा हमारे लिए एक ब्लाइंड स्पॉट है, एक ऐसी जगह जहां हमारी पहुंच नहीं। क्या एलियंस इसी ब्लाइंड स्पॉट में काम करते हैं? और क्वांटम फिजिक्स का भी जिक्र था शायद, वेव फंक्शन कोलैप्स। हाँ, स्रोत क्वांटम फिजिक्स के एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट वेव फंक्शन कोलैप्स का इस्तेमाल करता है। इसका एक सरल मतलब यह है कि क्वांटम स्तर पर कोई चीज तब तक एक निश्चित रूप या अवस्था में नहीं होती जब तक उसे देखा या मापा ना जाए। ओके। मतलब जैसे कोई चीज तब तक धुंधली रहती है जब तक आप उसे ध्यान से न देखें। ठीक है, तो इसका एलियन से क्या लेना देना? स्रोत यहाँ एक बड़ा सवाल उछालता है। अगर वास्तविकता को देखने या मापने से ही वो ठोस रूप लेती है, तो जब हम इंसान किसी चीज को नहीं देख रहे होते तब क्या होता है? हाँ, तब क्या होता है? क्या वो चीज अस्तित्व में नहीं रहती, या फिर कोई और है जो लगातार देख रहा है, जिससे ये ब्रह्मांड बना हुआ है? स्रोत पूछता है, क्या वो देखने वाला कोई एलियन चेतना है? ओहो, जो हमारी हकीकत को बनाए रखती है या बदलती रहती है? ये तो बहुत ही अजीब विचार है। मतलब हो सकता है एलियंस हमारी धारणा के फिल्टर्स, यानी वो चश्मे जिनसे हम दुनिया को देखते और समझते हैं, उनके साथ खेल रहे हो। हाँ, जो हमें दिख रहा है, जो हम महसूस कर रहे हैं, वो सब उनकी मर्जी से हो रहा हो। स्रोत का इशारा इसी तरफ है। अगर ऐसा है तो हमारी स्वतंत्र इच्छा, हमारी फ्री विल का क्या? हाँ, उसका क्या? क्या वो महज एक भ्रम है जो हमें यकीन दिलाने के लिए दिया गया है कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं? स्रोत कहता है कि शायद हम बस कठपुतलियां हैं जिनके धागे किसी और के हाथ में हैं। अबेर, हमारे विचार भी हमारे अपने नहीं हैं, तो फिर इतिहास में जिन अजीब शक्तियों का जिक्र है, जैसे देवता या राक्षस, फरिश्ते या जिन, उनका क्या? स्रोत पूछता है कि प्राचीन ग्रंथों में जो एंजल्स, डीमंस, राक्षस, देव जैसी शक्तियों का वर्णन मिलता है, जिन्हें आज हम पौराणिक कथाएं या मिथक मान लेते हैं। हाँ, मानते हैं। क्या वे वास्तव में एलियंस के साथ हमारे पूर्वजों की मुलाकातों का रिकॉर्ड हो सकते हैं? क्या वो उन शक्तियों को अपनी सीमित समझ के अनुसार नाम दे रहे थे? और आजकल की जो घटनाएं हैं, जैसे एरिया 51 के किस्से, आसमान में अज्ञात उड़न तश्तरियां यानी यूएफओस का दिखना, लोगों द्वारा एलियन अपहरण की कहानियां, स्रोत इनके बारे में क्या कहता है? दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इन सब आधुनिक किस्सों को ज्यादा महत्व नहीं देता। वो कहता है कि ये सब शायद ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शंस। ध्यान भटकाने वाली? हाँ, असलियत शायद इससे कहीं ज्यादा गहरी और परेशान करने वाली है। वो कैसे? अगर एलियंस हैं तो वो छिपते क्यों हैं? यहीं पे स्रोत अपना सबसे बड़ा दावा पेश करता है। एलियंस को छिपने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं है? क्यों? क्योंकि वे हमारी धारणा को ही हैक कर लेते हैं। परसेप्शन हैकिंग। वे हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम में घुस चुके हैं। धारणा को हैक करना? इसका क्या मतलब हुआ? ये कैसे मुमकिन है? इसका मतलब है कि वे नियंत्रित करते हैं कि हम क्या देख सकते हैं, क्या सुन सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। वो हमें सिर्फ उतना ही दिखाते हैं जितना वो चाहते हैं कि हम देखें। अच्छा। या शायद उतना ही जितना हम अपनी सीमित क्षमताओं से समझ सकें। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि हमारी आंखों के जैविक फिल्टर, हमारे कानों के सुनने की सीमा, ये सब भी शायद उनके द्वारा डिजाइन किया गया हो, ताकि हम पूरी तस्वीर कभी ना देख पाएं। हाँ, हम बस वही देखते हैं जो वो हमें दिखाना चाहते हैं। तो ये ऐसा है जैसे हम किसी वर्चुअल रियलिटी गेम में हो, जहाँ गेम बनाने वाले तय करते हैं कि हमें क्या दिखेगा और क्या नहीं। कुछ वैसा ही, लेकिन ये हमारी असली जिंदगी के बारे में कहा जा रहा है।
इसी संदर्भ में स्रोत नासा के अपोलो 14 मिशन के अंतरिक्ष यात्री एडगर मिशेल का एक कथित उद्धरण भी देता है। वी आर नॉट अलोन, दे आर वॉचिंग अस। हम अकेले नहीं हैं, वे हमें देख रहे हैं। हाँ, स्रोत इस देखने को सिर्फ अवलोकन नहीं बल्कि एक सक्रिय नियंत्रण मानता है। और ये नियंत्रण कैसे होता है? स्रोत के अनुसार वे हमारे मस्तिष्क की फ्रीक्वेंसी, ब्रेन फ्रीक्वेंसी को हैक कर सकते हैं। जैसे एक हैकर कंप्यूटर कोड बदल सकता है, वैसे ही वे हमारी चेतना के कोड को बदल सकते हैं। तो हमारी वास्तविकता की समझ सीमित हो जाती है। बिल्कुल, हम एक अदृश्य पिंजरे में कैद है और हमें इसका पता भी नहीं। ये धारणा हैकिंग और ब्रेन फ्रीक्वेंसी वाली बात हमें अगले विचार की ओर ले जाती है, जो शायद सबसे ज्यादा हमारे अस्तित्व की समझ को चुनौती देता है, उच्च आयामों का भय। हाँ, स्रोत कहता है कि हम मनुष्य 3 आयामों वाली दुनिया, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और एक सीधे बहते समय लीनियर टाइम में फंसे हुए हैं। अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य। हाँ, हमारी पूरी सोच इसी दायरे में सीमित है। लेकिन एलियंस, क्या वे भी इन्हीं सीमाओं में बंधे हैं? स्रोत का मानना है कि शायद नहीं। वे शायद उच्च आयामों, हायर डायमेंशंस में मौजूद हों। हायर डायमेंशंस? हाँ, यहाँ स्ट्रिंग थ्योरी का जिक्र आता है, जो एक सैद्धांतिक भौतिकी का ढांचा है। ये सिद्धांत कहता है कि ब्रह्मांड में 3 स्थानिक आयामों और एक समय आयाम के अलावा भी कई और आयाम हो सकते हैं, शायद 10 या 11 कुल मिलाकर। अगर एलियंस इन उच्च आयामों में रहते हैं तो उनका वास्तविकता का अनुभव हमसे कितना अलग होगा? बहुत ज्यादा। स्रोत कल्पना करता है कि जैसे हम एक 2D तस्वीर को ऊपर से देख सकते हैं, वैसे ही वे हमारे 3D अस्तित्व को एक उच्च आयाम से देख सकते होंगे। ओह। वे हमें शायद एक पूरी टाइमलाइन या एक फाइल की तरह देखते हों। हमारा जन्म और हमारी मृत्यु उनके लिए शायद एक ही पल में मौजूद हो। ये तो दिमाग घुमा देने वाली बात है। जन्म और मृत्यु एक ही पल में। हाँ, स्रोत यही संभावना जताता है और यहीं पर वो सबसे खौफनाक विचार पेश करता है। सोचिए, जैसे हम किसी कंप्यूटर फाइल को कॉपी करते हैं, एडिट करते हैं या डिलीट कर देते हैं। हाँ। क्या उसी तरह उच्च आयामों में रहने वाले एलियंस हमारे अस्तित्व को, हमारी जिंदगी को एडिट कर सकते हैं? क्या वे हमारे अतीत को बदल सकते हैं, हमारे भविष्य को मिटा सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा? और सबसे डरावनी बात, हमें इसका पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी यादें भी उसी एडिटिंग का हिस्सा होंगी। ये कल्पना ही सिहरन पैदा करती है। मतलब हमारा अस्तित्व उनके हाथ का खिलौना मात्र हो सकता है। स्रोत तो यही कह रहा है और ये हमें मानवीय पीड़ा के दर्शन की तरफ ले जाता है, जिसे स्रोत फर्मी पैराडॉक्स के साथ जोड़कर देखता है। फर्मी पैराडॉक्स, हाँ, वो मशहूर सवाल कि अगर ये ब्रह्मांड इतना विशाल है, इसमें खरबों आकाशगंगाएं और अनगिनत तारे हैं, तो बुद्धिमान जीवन की संभावना भी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो फिर वो सब है कहाँ? कहाँ है वो? हमें अब तक कोई क्यों नहीं मिला? दूसरे वैज्ञानिक इसके कई संभावित जवाब देते हैं। शायद दूरी बहुत ज्यादा है, शायद जीवन दुर्लभ है, या शायद वे हमसे संपर्क नहीं करना चाहते। लेकिन स्रोत इसका एक बहुत ही सीधा और परेशान करने वाला जवाब देता है। क्या? वे कहीं और नहीं हैं, वे हमेशा से यही हैं, हमारे बीच, हमें देखते हुए, जैसा कि पहले कहा गया। तो फिर फर्मी पैराडॉक्स का जवाब ये है कि वो छिपे हुए नहीं हैं, बल्कि हम उन्हें देख नहीं पा रहे, या वो हमें देखने नहीं दे रहे। हाँ, और अब सवाल उठता है मानवीय पीड़ा का, हमारे युद्ध, हमारी बीमारियां, हमारा दुख, निराशा। स्रोत पूछता है कि क्या ये सब सिर्फ जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जैसा हम मानते आए हैं? हाँ, हम तो यही मानते हैं। या फिर इसका कोई और ज्यादा भयावह कारण है? क्या मतलब, क्या स्रोत ये कह रहा है कि हमारी पीड़ा का कारण भी एलियंस हो सकते? स्रोत ये संभावना जताता है कि शायद ये सब उनके किसी प्रयोग का हिस्सा है, या इससे भी बुरा, शायद ये उनका मनोरंजन है। मनोरंजन? हाँ, जैसे हम किसी फिल्म में ड्रामा देखकर भावुक होते हैं, क्या वे हमारी त्रासदियों को देखकर वैसा ही कुछ महसूस करते हैं? ये तो बहुत ही भयानक विचार है कि हमारी तकलीफें किसी और का मनोरंजन हो। स्रोत इस संभावना को और आगे ले जाता है। वो कहता है कि हमारे युद्ध, हमारा दुख, हमारी बीमारियां, ये सब उनके लिए सिर्फ डेटा पॉइंट्स हो सकते हैं, जिन्हें वो इकट्ठा कर रहे हैं। डेटा पॉइंट्स? हमारी चीखें शायद उनका संगीत हो, हमारा दर्द शायद उनका मनोरंजन। स्रोत तो यहाँ तक एक डरावनी कल्पना करता है कि शायद पीड़ा ही उनकी करेंसी हो। करेंसी? हाँ, एक तरह की ऊर्जा या मूल्यवान चीज जिसे वे हमसे निकालते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि मनुष्य सिर्फ एक कठपुतली है और हमारी सारी भावनाएं, खासकर हमारी पीड़ा, किसी विशाल प्रयोगशाला में चल रहे परीक्षण का नतीजा है।
हमारा हर आंसू एलियन प्रयोगशाला का बस एक नंबर। स्रोत का निष्कर्ष कुछ इसी दिशा में जाता है। ये एक बेहद निराशाजनक और मानव केंद्रित सोच को तोड़ने वाला नजरिया है, और ये हमें इस पूरी चर्चा के अंतिम और सबसे बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हाँ, अब तक हम ये पूछते आए थे कि क्या एलियंस मौजूद है, लेकिन इस स्रोत को पढ़ने के बाद लगता है कि असली सवाल शायद ये भी नहीं है। बिल्कुल, स्रोत कहता है कि असली सवाल ये है, क्या हम यानी मनुष्य उस रूप में मौजूद हैं जैसा हम खुद को सोचते हैं? क्या हम वैसे हैं जैसा हम सोचते हैं? क्या हमारी अपनी पहचान, हमारी स्वतंत्रता, हमारी चेतना, क्या ये सब वास्तविक हैं? तो क्या है हम? अगर हम वो नहीं जो हम सोचते हैं, तो हम क्या हैं? स्रोत कई विकल्प सुझाता है और सभी एक से बढ़कर एक विचलित करने वाले हैं। क्या इंसान एक जटिल सिमुलेशन है? सिमुलेशन जैसे कंप्यूटर गेम? हाँ, जिसे किसी सुपर कंप्यूटर पर चलाया जा रहा है। क्या हम बस एक छाया हैं किसी उच्चतर वास्तविकता की? क्या हम एक प्रयोग हैं, या ब्रह्मांडीय सिस्टम में आई एक गड़बड़ी, एक ग्लिच, या फिर जैसा बार बार कहा गया, सिर्फ एक कठपुतली? यहाँ मल्टीवर्स थ्योरी यानी कई समानांतर ब्रह्मांडों के होने का सिद्धांत और सिमुलेशन थ्योरी का भी जिक्र आता है। एलॉन मस्क का वो प्रसिद्ध उद्धरण भी याद आता है जो स्रोत में दिया गया है, चांसेस आर वी आर ऑलरेडी लिविंग इन अ सिमुलेशन। हाँ, कि इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि हम पहले से ही एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। स्रोत का अंतिम निष्कर्ष यही है कि हमारी वैयक्तिकता, हमारी इंडिविजुअलिटी, जिसे हम इतना महत्व देते हैं, शायद एक भ्रम है। एक भ्रम। हमारा ईश्वर, हमारा विज्ञान, हमारी कला, हमारे रिश्ते, सब कुछ एक मंच पर खेला जा रहा नाटक हो सकता है, एक स्टेज प्ले, और हम सिर्फ अभिनेता हैं जिनकी स्क्रिप्ट शायद हमारे जन्म से भी पहले लिखी जा चुकी है। हम एलियंस के किसी विशाल प्रयोग का उप-उत्पाद, बाय प्रोडक्ट हो सकते हैं, या शायद उसका मुख्य उत्पाद, प्रोडक्ट ही हो, और हमारी ये मैं की भावना, स्रोत के अनुसार, वो एक मजाक है, एक छल है। उफ। स्रोत अपनी बात खत्म करते हुए एक अंतिम, रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार छोड़ता है। वो कहता है, अगली बार जब रात के अंधेरे में अकेले हों और आपको लगे कि कोई आपको देख रहा है, कोई प्रेजेंस महसूस हो, हाँ, तो शायद ये सिर्फ आपका वहम ना हो। स्रोत के अनुसार वे यही हैं, हमेशा से, हमें देखते हुए, हमारी सोच और समझ को नियंत्रित करते हुए, हमारी जिंदगियों के साथ खेलते हुए। वे आक्रमणकारी इन्वेडर्स नहीं हैं जिन्हें आने वाले कल में आना है। वे रक्षक, सेवियर्स भी नहीं हैं जो हमें बचाने आएंगे। तो क्या है? वे मालिक हैं, मास्टर्स, हमेशा से। और हम स्रोत के नजरिए से हम न तो पूरी तरह इंसान हैं, ना ही आजाद। हम सिर्फ उनकी प्रयोगशाला का एक प्रयोग हैं, और यही स्रोत के मुताबिक असली एलियन सत्य है। ये वाकई एक बहुत ही उत्तेजक, परेशान करने वाला और हमारी स्थापित मान्यताओं को झकझोर देने वाला दृष्टिकोण है। जाहिर है ये सब उस एक स्रोत के दावे हैं जिन्हें हमने आज परत दर परत समझने की कोशिश की है। हाँ, बिल्कुल। इसका मकसद किसी को डराना नहीं, बल्कि एक बिल्कुल अलग नजरिए से रूबरू कराना था। बिल्कुल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपनी दुनिया और अपने अस्तित्व के बारे में कितना कम जानते हैं, या शायद जो जानते हैं वो कितना भ्रामक हो सकता है। और यहीं पर हम आज की चर्चा को विराम देते हैं, लेकिन एक सवाल के साथ। अगर इस नजरिए को सिर्फ एक विचार प्रयोग के तौर पर ही सही एक पल के लिए स्वीकार कर लिया जाए, हाँ, तो ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, हमारे संघर्षों, हमारी खुशियों, हमारी उपलब्धियों और हमारे नियंत्रण की भावना को कैसे बदल देता है? क्या हमारी समझ और हमारी स्वतंत्रता वास्तव में उतनी ही है जितनी हम मानते हैं, या ये सबसे बड़ा भ्रम हो सकता है जिस पर हमने कभी गंभीरता से सवाल ही नहीं उठाया? इस पर विचार करने के लिए इसे यहीं छोड़ते हैं। आज की इस गहन पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।